आइए आज आपको बताते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इल्यूमिनाटी का क्या कनेक्शन है। बहुत ही कम लोग इस बात को और इस कनेक्शन को जानते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ विद फैक्ट्स एंड फिगर, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इस पूरे सच को उजागर करूंगा। हम इसमें तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, डीप स्टेट या इल्यूमिनाटी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक टैंक कौन सा था। दूसरा, एक प्रोपोगेंडा जो कि डीपॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या किया गया था। और तीसरा, भारत के एक बहुत प्रोमिनेंट आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे इस क्लब से सम्मिलित थे और इसके हिस्सेदार थे, और ये आपको शॉक कर देगा। बने रहिएगा अंत तक और मैं आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ये बात पूरी शेयर करूंगा। 26 अप्रैल 1968 कनाडा 17वीं बिल्डबर्ग मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि डीप स्टेट का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कैसे एक नया प्रोसेस शुरू होगा। इस प्रोसेस के तहत स्पेशल टास्क फोर्स के 100 इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट और बिजनेस लीडर्स चुने गए थे। डेविड रॉकफेलर, ऑरेलियो पैकी जो कि इटालियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे फिएट के, और मेंबर थे ब्लैक नोबिलिटी के। इनके साथ ही अलेक्जेंडर किंग who was the DG of OECD, और इनवाइटेड ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, डिप्लोमेसी और इंडस्ट्री से आते थे। इन सब ने मिलकर क्लब ऑफ रोम शुरू किया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने इनका सारा खर्चा उठाया। डीप स्टेट की लीडरशिप ने इस विजन को और इस काम को क्लब ऑफ रोम को सौंपा कि कैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट करी जाए एक नए विजन की, जो कि था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। डेविड रॉकफेलर ने हेनरी किसिंगर को एक और काम सौंपा, जो कि था एक सेपरेट थिंक टैंक बनाना जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट करेगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा क्लब ऑफ रोम के द्वारा। हेनरी किसिंगर क्लॉज श्वाब से मिलते हैं हार्वर्ड में और वो उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शन से किसिंगर श्वाब एक यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम 1971 में स्थापित करते हैं, जिसको बाद में नाम बदल दिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम आज भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के नाम से जानते हैं। ये नाम बदला गया 1987 में। अब डीप स्टेट की लीडरशिप का विजन सेट हो चुका था। क्लब ऑफ रोम पॉलिसीज बनाएगा और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो कोऑर्डिनेट करेगा सारी कंट्रीज से दुनिया की इसको इंप्लीमेंट करने की। अब क्लब ऑफ रोम काम करना शुरू करता है 1972 में और अपनी पहली पब्लिकेशन करता है जिसका नाम दिया जाता है द लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि इस रिपोर्ट का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, और यहीं से डीपॉपुलेशन गेम का पहला प्रोपोगेंडा शुरू होता है। इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था डीप स्टेट को कि अगर हमें इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है तो पूरी दुनिया की आइडल पॉपुलेशन 1 से 2 बिलियन के बीच में या फिर मैक्स लिमिट 9 बिलियन के बीच में होनी चाहिए। यहाँ ये छोटी सी क्लिप देखिएगा डेनिस एल मेडोज के द्वारा, जो कि इस रिपोर्ट के को ऑथर है। ये रिपोर्ट एक ब्लूप्रिंट थी वर्ल्ड चेंज के लिए। But in one way or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. I hope that it can occur in a civil way, and I mean civil in a special way, peaceful. Peace doesn't mean that everybody's happy, but it means that conflict isn't solved through violence, through force. But rather in other ways. And so that's what I hope for. That we can, I mean, the planet can support something like 1 billion people, maybe 2 billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. And conversely, you can have more people. I mean, we could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. That's, unfortunately, you never have smart dictatorships. They're always stupid. So, but if you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence. So we're going to have 1 billion people. And we're now at 7, so we have to get back down. I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal, so that people share the experience and you don't have a few rich trying to force everybody else to deal with it. So those are my hopes. I mean, these are pretty pessimistic hopes, but I mean, that's what lies ahead.
इस रिपोर्ट को टारगेट किया गया था 2030 तक डीप स्टेट के गोल को अचीव करने के लिए। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सिविलाइजेशन को एक मिथ दिया जाना चाहिए सरवाइव करने के लिए, यानी कि उनको भ्रमित करना चाहिए सरवाइव करने के लिए एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट। इसमें डिसाइड किया गया कि हमें लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना होगा एकजुट होकर एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट, और एक कॉमन एनिमी बनाया गया। इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें अंडरलाइन ये लाइंस को ध्यान से पढ़िए। वन इज बायोलॉजिकल नेचर विच मेंटेन्स सो मेनी बैलेंसेस will see it to that human incontinuance will be remediated through some new germ or virus। यानी कि एक नए जर्म या वायरस के थ्रू हम इस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं कि लोगों को, पॉपुलेशन को ना बढ़ने दिया जाए। अगली अंडरलाइन लाइन को अगर देखें तो मास स्टेरिलाइजेशन और विद द हेल्प ऑफ अदर क्लीन मेथड्स बायोकेमिस्ट्री माइट सजेस्ट अ सीलिंग ऑन पॉपुलेशन और न्यू बर्थ विल बी एनफोर्स्ड इन सम नेशंस बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन अदर परहैप्स बाय इंटरनेशनल मेजर्स। यानी कि बायोकेमिकल वेपन्स के थ्रू, जैसा कि आपने अभी कोविड-19 के केस में देखा, किसी एक देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर रोक लगाई जा सकती है किसी लॉ के प्रोसेस के तहत या फिर कोई अलग अन्य इंटरनेशनल मेजर्स के थ्रू। और लास्ट अंडरलाइन रेड लाइन को आप ध्यान से पढ़ें, विद द एलिमिनेशन ऑफ ऑल सरप्लस ह्यूमंस हु विल ऑफ कोर्स बिलोंग टू द पुअर ऑफ द वर्ल्ड, नो कमेंट इज नेसेसरी। यानी कि बचे हुए लोगों को या सरप्लस लोगों को, यहाँ सरप्लस लोगों का मतलब है जिनकी उम्र हो चुकी है, जो कि 50 से ऊपर हैं, उनको मार दिया जाए। और अगर आप लिंक्स जोड़ना शुरू करें तो कोविड-19 के केस में क्या हुआ इस रिपोर्ट से साबित होता है। अब कुछ फैक्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। इन WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स जो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर थी, क्या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है, यानी कि कोइंसिडेंस है कि इस रिपोर्ट के बाद इजराइल और अरब का 1973 में झगड़ा शुरू हो गया। इंडिया ने मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम शुरू करा 1975 में। एक नया HIV वायरस इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करा गया 1979। इसमें मैं कभी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा होगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि HIV वायरस अफ्रीका में जानवरों में मिला था, मंकीज में मिला था, और आपको पता चलेगा कि ये भी सब मैन मेड था और ये सारी झूठी कहानी थी। ये HIV वायरस जानबूझकर 1979 में इंट्रोड्यूस करा गया था पॉपुलेशन को रोकने के लिए। अचानक से कैंसर में बहुत बड़ी ग्रोथ देखी गई। अगर आप रिपोर्ट उठाकर देखें तो 1975 से 1977 तक लगभग 80 लाख लोग भारत में स्टरलाइज कर दिए गए थे। क्या आपको ये बात पता है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और डीप स्टेट के एक बहुत ही खास आदमी रॉबर्ट मैकनामरा ने पर्सनली इंदिरा गांधी को बुलाकर कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और क्या आप जानते हैं कि उनको एयरपोर्ट से पर्सनली एस्कॉर्ट करने के लिए कौन आए थे? 1976 की यह पिक्चर रॉबर्ट मैकनामरा राइट हैंड पर प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो कि इंदिरा गांधी के साथ हैं लेफ्ट हैंड पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये नई दिल्ली में 8 नवंबर 1976 में खींची गई थी। और दुनिया की पॉपुलेशन को रोकने का एजेंडा अगले 50 साल के लिए सेट कर दिया गया था, जो कि आप वर्ल्ड लीडर्स को, यूजुअली डीप स्टेट के इन लीडर्स को बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करते हुए देखेंगे। इसी प्रोपेगेंडा के तहत एक क्लाइमेट कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग को भी लॉन्च करा गया, जिसमें समझाया गया कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आप आगे इन फाइल्स में डिस्कवर करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग भी कुछ नहीं है और एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, और मैं विद प्रूफ आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें समझ में आएगा कि यूएन के 17 सस्टेनेबल गोल्स जो कि डेडलाइन बनाए गए 2030 तक के लिए, वो क्लब ऑफ रोम की एग्जैक्ट कॉपीज या रिपोर्ट्स के रेप्लिकास हैं। अब धीरे धीरे अगर ये सारी जो मैंने की पॉइंट्स, ये सारी डेट्स, ये सारे लोग, इनके बारे में इनके नाम रखे हैं, अगर इन सबको आप सर्च करके इन कड़ियों को जोड़ना शुरू करेंगे तो आपके सामने ये पूरी कहानी खुलती चली जाएगी। अगर आप इस छोटी सी 2 मिनट की क्लिप को देखेंगे, कैलन ग्योर्गस्ट्यू पूर्व प्रेसिडेंट हैं क्लब ऑफ रोम के, वो डीप स्टेट का एंटायर प्लान एक्सपोज कर रहे हैं। The problem is that the UN agenda is the same with Davos agenda. This, in fact, is my main topic for our conversation today. For this reason, the world oligarchic system, they have the power on Europe because they control all the people like Bundeskanzler or president or prime minister or whatever there are. So for this reason, sorry to interrupt you, the situation with Donald Trump was a big shock. They didn't expect that to happen. That was an accident, I suppose. Absolutely an accident. Not part of their game plan. It was the first time of the oligarchy system was what happened, an accident. Because normally you have to be Hillary Clinton. Yeah. Not Donald Trump. Yeah. And the process which we are dealing now with this pandemic and all these liars was supposed to be in 2016. They were pushed into exactly early in a start. sense to be in 2020 to be a disaster regarding food and water. Ah, I see. Which normally they want to arrive in 2025 now. I see. So the plan was a little bit
change. And for this reason, of course, they will not succeed. This is clear. I mean, the system is almost down. It's, but of course, there are the last moments, and we have to have the courage now, all of us, to say no, in a sense that UN could be can have the fantastic role, but is not, because it's totally under control of the oligarchs. The problem is that these oligarchs, all of them, are related with the system of the pedophilia one, because we know that there are more than 8 million children per year which they disappear. 8 million does mean the entire population of Austria. They disappear without any information, simply like that. And this is the transhumanism. So this criminal act is जिसको वो रेफर कर रहे हैं एज वर्ल्ड ओलिगार्च और उनके एजेंडा को। अब डीप स्टेट की लीडरशिप, क्लब ऑफ रोम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीनों कोऑर्डिनेट में काम करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये वर्ल्ड लीडर्स को ग्रूम करता है ताकि वो स्टेट हेड्स के साथ मिलके उनके लीडर की तरह काम कर सकें और डीप स्टेट के एजेंडा को आगे बढ़ा सकें। अगर आप ध्यान से हिस्ट्री में जाएं या गूगल करके आप देखें तो जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं ज्यादातर वो WEF के द्वारा ही प्रिपेयर किए गए हैं। अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका अभी निधन हुआ है 92 की एज पर, श्री मनमोहन सिंह, अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्लब ऑफ रोम इस पूरे डीप स्टेट के एजेंडा के एक पर्सन है, एक क्लब के मेंबर हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आज उन वेबसाइट से क्लब ऑफ रोम के उनका नाम हटा दिया गया है। लेकिन इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, जो कि अगर आप archive.org पे जाते हैं, एक ऐसी वेबसाइट जो पुराने पास्ट किए हुए किसी वेबसाइट के पेजेस को भी प्रिजर्व करके रखती है, तो आप सरप्राइजिंगली पाएंगे कि भले ही आज उनका नाम इस वेबसाइट से हटा दिया गया है, लेकिन एक टाइम पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है, उनका नाम क्लब ऑफ रोम के एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर के तौर पर था। अब याद करिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और डीप स्टेट के की मेंबर रॉबर्ट मैकनामरा भारत आए थे इंदिरा गांधी को कांग्रेचुलेट करने के लिए, तो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए एयरपोर्ट पे कौन गया था? इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये है मनमोहन सिंह, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर थे पीएम के उस समय के। अगर हम मनमोहन सिंह की क्रोनोलॉजी देखें तो आप देखेंगे कि 1972 से 1975 तक वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के। 1976 में वो सेक्रेटरी बने फाइनेंस मिनिस्ट्री के। 1980 से 1982 ही वाज द प्लानिंग कमीशन। 1982 से 85 वो आरबीआई के गवर्नर रहे और 1985 से 1987 तक वो डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। इन 1972 से लेकर 1987 तक वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक बहुत ही की मेंबर थे। और 1991 में अगर आपको याद हो तो इंडिया बैंकरप्ट हो गया था। मनमोहन सिंह का ये रेज्यूमे क्यों नहीं शेयर करा जाता? वो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और वो भारत के सारे गेट्स खोल देते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म उनका आइडिया नहीं था, बट उनको फोर्सफुली इम्पोज कराया गया वर्ल्ड बैंक या फिर IMF द्वारा भारत की लिबरलाइजेशन पर। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन वर्ल्ड बैंक और IMF के कहते हैं कि इंडिया ने $7 बिलियन का फाइनेंशियल हेल्प लिया है वर्ल्ड बैंक एंड IMF से ऑन एन एग्रीमेंट टू अनाउंस इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेन पॉइंट वो ये है: प्राइवेट सेक्टर से रेस्ट्रिक्शन हटा दिया जाए, गवर्नमेंट का रोल खत्म कर दिया जाए और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हटा दी जाए। अब 1991 में भारत एक इकलौता ऐसा देश नहीं था जहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, बल्कि यूरोप के भी बहुत सारे देश इसी सेम चीज का सामना कर रहे थे। आगे चल के मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में जॉर्ज सोरोस और शॉक थेरेपी के ऊपर, जिसमें आप इस चीज को ध्यान से और पूरे डीप में जाके समझेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या इन सारे सबूतों के थ्रू मनमोहन सिंह किसी क्लब ऑफ रोम के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे थे? क्या मनमोहन सिंह वास्तव में वो इंसान है जैसा उनको हिस्ट्री में दिखाया गया है? अब दुनिया देखती है कि क्लब ऑफ रोम के ये मेंबर मनमोहन सिंह अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं भारत के 2004 में, और कैसे इंडिया एक इकोनॉमिक मेस के थ्रू गुजरता है 2004 से 2014 तक, और हम बहुत बड़े बड़े स्कैम्स, करप्शन और NPA बॉम्ब देखते हैं। यहां पर फोर्सफुली उन्हें एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करवाया गया यूएस के साथ। इस पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो 2005 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि फोर्सफुली उनके थ्रू करवाया गया। क्लब ऑफ रोम आज भी एक्टिवली वर्क कर रहा है पॉलिसी फॉर्मेशन में डीप स्टेट के लिए, और बैकग्राउंड में इसमें WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ा की रोल अदा करता है। उनका टारगेट है 2030 तक, उनका टारगेट है कंप्लीट कंट्रोल ऑन ह्यूमैनिटी, क्योंकि उनके लिए असली दुश्मन उनकी ह्यूमैनिटी ही है।